तहरीक इंसाफ अब इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है उसका, जिस तरह एक दहशत गर्द की तरह पकड़ा और तोड़ फोड़ करके हाई कोर्ट के अंदर से, तो रद्द अमल तो आना ही था। मैंने तो कभी रेड लाइन का नाम लिया ही नहीं, तो अपने हमारे कारकुन लेते थे तो गुजार कर तो चलते रहे। लेकिन ये और बात है कि दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स कोई नहीं है। अफगानिस्तान की ख्वातीन खुद ही मेरे ख्याल में अपने राइट्स ले लेंगी। इंडिपेंडेंट उर्दू के नाजरीन को हारून रशीद का आदाब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सियासतदान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, और सारी मुल्क की जो सियासत है कुछ अरसे से इन्हीं के गिर्द घूम रही है। मेरा पहला सवाल यही है कि कुछ तासुर ऐसा बन रहा है कि आप इस वक्त एक तंग गली में बंद हुए हैं। देखिए, तंग गली में वो फंसता है पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जब उसकी वोट बैंक गिर जाता है, जब उसकी पब्लिक सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। असल में तंग गली में इस वक्त पीडीएम है, क्योंकि वो मुसलसल जब से हमारी हुकूमत गई थी उसमें जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं 37, उसमें से 30 हार चुके हैं और इस वक्त के पूरी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के साथ, केयर टेकर गवर्नमेंट इनके साथ, मशीनरी इनके साथ गवर्नमेंट की, पुलिस का इस्तेमाल, पीटीआई के लोगों को जेलों में डाला हुआ है, 1000 अंदर, 10,000 से ज़्यादा अंदर हैं, बाकी अंडरग्राउंड, फिर भी डर रहे हैं इलेक्शन से। वजह इसकी इनका वोट बैंक नीचे गिर गया। पीटीआई पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो या तो ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने, मार्शल लॉ लग गया, या होगा कि इलेक्शन होने हैं। जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। लेकिन आप जो एक पॉइंट एजेंडा, जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो अर्ली इलेक्शंस आप चाह रहे थे, लेकिन साल से ज़्यादा अरसा होने लगा है, आप भी उसमें कामयाब नज़र नहीं आ रहे। तो उसकी क्या वजह है? आपकी सियासत की कमज़ोरी थी, या आपकी अपनी शख्सियत का मसला है, या आपका बयानिया? इलेक्शंस तो पाकिस्तान की ज़रूरत थी और है, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं करेगी, और इकॉनमी स्टेबलाइज ना की तो पाकिस्तान वैसे ही बैंकरप्सी की तरफ चला गया और डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया, और इसका इतने बड़े नुकसान आते हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा अपनी तारीख की महंगाई में डूब रही है, तो और आगे तो होप ही नहीं नज़र आ रहा। तो उसका हल तो सिर्फ इलेक्शंस था। तो इलेक्शंस तो मैं पहले दिन अपने मुल्क के लिए मांग रहा था, लेकिन जब हमने अपनी असेंबलीज रिजॉल्व की पंजाब की और सिंध की, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन होने थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। और उसकी वजह, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था 14 मई को, वजह उसकी ये है कि सब घबराए हुए इलेक्शन से। अच्छा, आप 9 मई के जो वाक़यात हुए उसकी इंक्वायरी चाह रहे हैं, लेकिन क्या पुरुमीद है पाकिस्तान में? कितनी इंक्वायरियाँ, कभी कोई नतीजे तक पहुँची? आपकी खुद हुकूमत में इंक्वायरियाँ काफ़ी हुई, लेकिन रिजल्ट कभी आवाम के सामने नहीं आया। देखिए, ये तो बड़ी आसान इंक्वायरी है। कई जगह पर जलाया गया, एक कोर कमांडर हाउस और एक रेडियो पाकिस्तान पेशावर, तो जिधर भी आग लगी मेरे ख्याल में 4-5 जगह पे लगी। तो ये कितना मुश्किल है, वहाँ सीसीटीवी कैमराज होते हैं, सेफ सिटी में ऊपर कैमराज होते हैं, ये कितना मुश्किल है पता चलाना कि किन्होंने ये जलाया था। तो इंक्वायरी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन इसमें जो मुलव्विस अफराद थे, शुरू में जब इब्तिदा में ये वाक़यात हुए तो पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा ये हमारे ही लोग हैं, गुस्सा है उनका, ये है वो है, लेकिन अब आप लोग अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं, डिसऑन कर रहे हैं इन लोगों को जो इसके पीछे थे। पुरअमन एहतजाज करना तो हमारा आइन हमें हक देता है। पुरअमन एहतजाज, अगर मुझे फ़ौज ने जिस तरह उठा के लेके गए वहाँ से गैर कानूनी तौर पे, और जिस तरह एक दहशतगर्द की तरह पकड़ा और तोड़ फोड़ करके हाई कोर्ट के अंदर से, तो रद्द अमल तो आना ही था। लेकिन हमारा हमेशा रद्द अमल, पीटीआई का हमेशा पुरअमन एहतजाज हुआ है। पुरअमन एहतजाज अगर कहीं भी करते किसी भी जीएचक्यू के सामने, तो वो तो करना, वो तो कोई जुर्म नहीं है, वो तो आइन हमें इजाज़त है। तोड़ फोड़ करना, अंदर जाके जलाना, इसके तो पहले दिन से हम सब मजम्मत कर रहे हैं। और आप कोर कमांडर घर के बाहर देख रहे हैं कि हम डॉक्टर यास्मीन, हमारी जो सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट है, वो बार बार लगी हुई है कि अंदर नहीं जाना किसी ने। तो ये हमारी पार्टी की तो पॉलिसी नहीं थी। अब मॉब जब बन जाता है, उसमें से किसने किया, किसने जानबूझ के किया, क्योंकि इसने मौका दे दिया गवर्नमेंट को कि पूरा क्रैकडाउन कर दे तहरीक इंसाफ पे। तो जो 4-5 जगहों पे नहीं थे, या मसलन कोर कमांडर के घर, अब कराची के लोग, सारी जो बाकी पाकिस्तान, उनका क्या कसूर था कि उनको पकड़ जेल में डाल दिया। तो ये तो पहले से तैयारी की हुई थी। अभी जो आप कह रहे हैं 10,000 का फिगर दे रहे हैं कि आपके कारकुन गिरफ्तार हैं, हमने बहुत सी कोशिश की, हमारे रिपोर्टर पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं कि उनमें ख़वातीन की तादाद कितनी है, तो वो अभी तक हमें नहीं मिली। कोई 7 कह रहे हैं, कभी 10 कह रहे हैं, बताते ही नहीं है। हाँ, तो आपका ये 10,000 का फिगर कहाँ? हमारा जो टोटल 10,000 है फिगर, वो हमारे लोगों से आ रहा है। हमारे जो हमारे पहले तो सारी सीनियर लीडरशिप पकड़ ली इन्होंने, फिर सारे पाकिस्तान से लोग पकड़ रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ का उसको पकड़ रहे हैं। तो हमारे तो लोग अब गायब हो गए हैं सारे। तो हमारा अंदाज़ा है इन्होंने टोटल 23,000 लोगों की बनाई हुई है लिस्ट तहरीक इंसाफ की,
جس میں سے ہمارا اندازہ ہے کہ 10,000 پکڑ لی. لیکن یہ کئی جگہ تو ملنے نہیں دیتے وکیلوں کو. اس کے بعد پھر کوئی شناخت پریڈ ہوتی ہے, وہ شناخت پریڈ ہی نہیں ہوتی. وہ عدالت کہتی ہے کیا جی ہم نے شناخت پریڈ ہی نہیں کیا, اتنے زیادہ لوگ ہیں ہم کر. تو یہ تو ایک ٹوٹل فیشزم ہے. لیکن آپ کی اپنی پارٹی پہ بھی کچھ اس طرح کا تاثر ہے کہ آپ ان لوگوں کی رہائی یا اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے, کیا کچھ کر رہی ہے پی ٹی آئی ان کے لیے؟ مسلسل ہم اپنے وکیلوں سے, جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں, وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے. لیکن کئی جگہ یہ ملنے ہی نہیں دیتے. اچھا کئی جگہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کاٹی. انہوں نے نامعلوم افراد کے نام پہ ان کو اندر ڈال دیا اور ان کے اوپر وہ فرد جرم بھی نہیں لگا رہے. کئیوں کے اوپر تو دہشت گردی کر دیتے. یعنی یہ ایک پلان منصوبے سے پی ٹی آئی کو کریش کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ نے جو ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا اپنی گرفتاری کو, ڈو یو تھنک دیٹ واز اے وائز ڈیسیژن؟ میں نے تو مطلب گرفتاریاں تو سیاستدان ہوتے رہتے ہیں, اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی. میں نے تو کبھی ریڈ لائن کا نام لیا ہی نہیں. وہ تو اپنے ہمارے کارکن لیتے تھے. وہ کیوں لیتے تھے؟ کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ مجھے گرفتار ایک دفعہ بنی گالا کرنے آئے تھے. پبلک کو پتہ چل گیا, انہوں نے ایک دم وارنٹ نکالو آنے لگے تھے, تو پبلک اکٹھی ہو گئی وہاں. تو ان کو پتہ تھا کہ غیر قانونی طور پہ. پھر جب مجھے گولیاں لگی تو اس کے بعد قوم کے اندر یہ خوف ہو گیا, ہماری پارٹی کے لوگوں کے اندر, کہ یہ مجھے پھر سے قتل کریں گے. اور ان کا خیال تھا کہ یہ مجھے جب جیل میں اس طرح جان کے پکڑ کے یعنی غیر قانونی طور پہ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر سے قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ریڈ لائن ہے کہ اگر آپ نے اس سے یہ جو غیر قانونی طور پہ یا جو پلان بنایا ہوا ہے اس کو ہٹانے کا راستے سے, کیونکہ ان کو تو واضح ہے نا, انہوں نے تو اوپنلی کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا, اس کے اوپر ہم نے ریڈ لائن کر دی ہے. تو اس لیے اس کے رد عمل میں بھی آتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ جو لیڈر اب ایک ایک کر کے آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ سے ان کی کوئی بات ہوئی؟ کیا پس منظر کیا ہے, پیچھے دباؤ کس قسم کا ہے کہ چند دن جیل میں رہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں؟ اور شدید دباؤ ہے. کس قسم؟ ہر قسم کے اوپر. کئیوں پہ زیادہ ڈالا انہوں نے, جنہوں نے آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے. کئیوں پہ اتنا زیادہ دباؤ نہیں تھا لیکن وہ تھوڑے سے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے جو اتنے دباؤ کے باوجود, اب میں پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں, اس میں سے تو چند نے چھوڑے ہیں. یعنی سارا جن کو ہم نے ٹکٹس دیے ہیں, پتہ نہیں کتنے 200 300 سے زیادہ ٹکٹس دیے ہیں, ان میں سے 15-20 گئے ہیں سارے, باقی تو سارے انٹیکٹ ہیں, چھپے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو اسٹرینتھ ہے, الیکٹیبلز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کل ہوتے ہیں تو آپ کی طاقت ابھی بھی انٹیکٹ ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف اب الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے اس وقت تحریک انصاف کی, جس کی وجہ سے ڈرے ہوئے الیکشن کرواتے ہوئے. تو مجھے لوگوں کے آنے جانے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا. جب اس کا ووٹ بینک اتنا بڑھ جائے جو ماشاءاللہ اس وقت تحریک انصاف کا ہے, تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی ایک ایسا لیڈر جس کے چھوڑنے